यस, बेंजोट्रोपिन, ट्राइहेक्सफेनिडाइल आपके पास बेसिकली जो है ट्राइहेक्सफेनिडाइल आपके पास जो है, और बेंजोट्रोपिन जो है वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, सीएनएस में एंट्री कॉज करती है। दूसरा ये आपके पास जो है पार्किंसोनिज्म में यूज़ होती है। व्हाट इज़ पार्किंसोनिज्म बेसिकली आपके पास जो है मसल वीकनेस ऑफ मसल्स कैटेगराइज होता है। इसके बेसिकली जो मेन सिम्टम्स हैं वो क्या है, ट्रिमर कॉज होती है मूवमेंट में आपके पास, जो है वो बेसिकली मूवमेंट डिसऑर्डर है। डिस्टोनिया, एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स में जो है वो आपके पास इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसमें बेसिकली आपके पास जो पार्किंसोनिज्म में ही आपके पास जो एक्स्ट्रापिरामिडल डिसफंक्शन आते हैं, एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स आते हैं। एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स भी आपके पास जो है वो बेसिकली जो है वो ट्रिमर्स हैं, स्लर्ड स्पीच है, एकथेसिया है, डिस्टोनिया। एकथेसिया बेसिकली आपके पास जो है वो रेस्टलेसनेस की कंडीशन है। एकथेसिया क्या है, जिसमें आपके पास जो फीट्स हैं उनको जो है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में बंदा चाहता है वो रखे, प्रॉपर जो है वो उनको रेस्ट कंडीशन में नहीं रख सकता। डिस्टोनिया भी आपके पास बिकॉज ऑफ ट्रिमर प्रॉपर इम्प्रॉपर मूवमेंट्स होती हैं। डिस्टोनिक मूवमेंट, टोनिक जिसमें टोनिसिटी ख़त्म हो जाए तो वो आपके पास डिस्टोनिया है। और इसमें बेसिकली एंजाइटी और के साथ एंजाइटी वगैरह की कंडीशन के साथ जो है ये कैरेक्टराइज होता है बेसिकली आपके पास। यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर लास्ट लेक्चर एंड होता है, वहीं से कंटिन्यू किया है। तो बेंजोट्रोपिन और आपके पास जो है वो ट्राइहेक्सफेनिडाइल इसमें यूज़ किया जाता है पार्किंसोनिज्म में, प्लस एक्स्ट्रापिरामिडल डिसफंक्शन जो कि इससे एसोसिएटेड होते हैं पार्किंसोनिज्म के साथ। इनमें हम इन दो ड्रग्स का यूज़ करते हैं क्योंकि ये आपके पास जो है मसल्स वगैरह की मूवमेंट में अफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। आपके पास जो मसल की मूवमेंट इम्प्रॉपर मूवमेंट में उन पर जाके आपके पास इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये आपके पास जो है मसल मूवमेंट और फिर आपके पास जो स्वेट्स वगैरह और दूसरी डिफरेंट कंडीशन है उनमें जाके ये अफेक्ट प्रोड्यूस करता है। यानी अफेक्ट इनका जो है बहुत ज़्यादा यानी क्लिनिकली प्रोनाउंस नहीं होता है, लेकिन हम जो है इनके डिफरेंट सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, पार्किंसोनिज्म और एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए हम ये ड्रग जो है यूज़ करते हैं। That is, it is not the drug of choice in Parkinsonism or extrapyramidal dysfunction. ड्रग इंक्लूड एंटी मस्कुरेनिक ड्रग्स बेसिकली आपके पास कौन सी हैं जो कि ज़्यादातर यूरिन इनकंटिनेंस में यूज़ की जाती हैं। यूरिन इनकंटिनेंस में जो बेसिकली यूज़ की जाती हैं वो क्या है, टॉलटिरोडीन आपके पास बेसिकली यूज़ की जाती है। अच्छा, बेसिकली आपके पास यूरिन इनकंटिनेंस में क्यों यूज़ की जा रही है ड्रग। यूरिन इनकंटिनेंस क्या है, बेसिकली हमारे पास जो है रेस्ट एंड डाइजेस्टिव कंडीशन कौन मेंटेन करता है, कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक सिस्टम में आपके पास जो बेसिकली जो है वो क्या होता है कि यूरिन ईज़िली पास आउट हो जाता है। यूरिन के जो है वो ब्लडर को एम्प्टी किया जाता है, यूरिन ब्लडर के जो है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। जब आप एंटी मस्कुरेनिक एजेंट यूज़ करते हैं तो नॉर्मली आपके पास फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अगर जो है वो यूरिन इनकंटिनेंस हो रही है, मीन्स के जो है वो यूरिन का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहा, या यूरिन का जो आपके पास आउटफ्लो है वो आपके इन कंट्रोल नहीं रहा, तो वो आपके यूरिन इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम में कैटेगराइज होता है। और यूरिन इनकंटिनेंस में जो है हम एंटी मस्कुरेनिक एजेंट देते हैं, मीन्स कि आपके पास जो है जहाँ पे मस्कुरेनिक एजेंट्स क्या कर रहे थे, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लडर कॉज कर रहे थे, ये आपके पास जो है ये बेसिकली यूरिन इनकंटिनेंस को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ड्रग है डेरिफेनेसिन एंड एसोलिफेनेसिन। बेसिकली ये भी आपके पास इसी कंडीशन में यूज़ किए हैं। ऑक्सीब्यूटिनिन ये भी आपके पास जो है वो यूरिन इनकंटिनेंस में यूज़ की जाने वाली ड्रग्स हैं। एडवर्स इफेक्ट बेसिकली आपके पास एंटीकोलिनर्जिक के ड्रग के जो एडवर्स इफेक्ट है ABCD से आप याद रखें। एजिटेशन, क्योंकि CNS में जो ड्रग एंटर होती है वो एजिटेशन कॉज करती हैं। B फॉर ब्लड विजन, क्योंकि आपके पास साइक्लोप्लेजिया कॉज कर रहा है और माइग्रेसिस कॉज कर रहा है, इसलिए ब्लड विजन कॉज करेगा। कॉन्स्टिपेशन पेरिसाइटिस को डिक्रीज करता है। कन्फ्यूजन, क्योंकि CNS में एंटर हो रहा है। ड्राई माउथ, क्योंकि सिक्रीशन को डिक्रीज करता है। स्टेसिस ऑफ यूरिन, क्योंकि आपके पास जो है आपके पास बेसिकली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लडर को स्टॉप करता है। एंड आपके पास बेसिकली स्टेसिस ऑफ यूरिन स्वेटिंग को कम करेगा। ऑक्सीब्यूटेनिन आपके पास बेसिकली जो है ऑक्सीब्यूटेनिन क्या है, सेलेक्टिव फॉर M3 रिसेप्टर्स हैं, जो कि बेसिकली आपके पास हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था M3 रिसेप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन।
तो आपके पास सिलेक्टेड फॉर M3 रिसेप्टर है, जो कि बेसिकली कहाँ बेसिकली रिलीव करने ब्लडर की स्पाज़म आफ्टर यूरोलॉजिक या सर्जरी, जो कि आपके पास प्रोस्टेक्टोमी, जैसे प्रोस्टेक्टोमी क्या है, रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट वगैरह की कंडीशन के अंदर ये ब्लडर की स्पाज़म को रिलीव करता है। आपके पास बेसिकली इनवॉलेंट्री वॉइडिंग आपके पास जो है इनवॉलेंट्री वॉइडिंग ऑफ द ब्लडर उन पेशेंट्स के अंदर जैसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के पेशेंट हैं, जैसे चिल्ड्रंस के, जो वो चिल्ड्रन जो कि आपके पास मेनिंजोमाइकोसिस में से सफ़र कर रहे हैं। बेसिकली आपके पास मेनिंजोमाइकोसिस के पेशेंट्स वो होते हैं बेसिकली आपके पास जिनमें स्पाइनल कॉर्ड यानी स्पाइनल आपके पास जो है वो स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपरली जो है वो कवर नहीं होता बिफोर बर्थ, स्पाइनल कैनाल या आपके पास जो है बैक बोन प्रॉपरली कवर नहीं होती बिफोर बर्थ, इसकी वजह से ओपन रह जाती है और उसमें मल्टीपल इश्यूज़ आते हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ आते हैं। इसमें मेनिंजोमाइकोसिस के अंदर जो है आपके पास मल्टीपल इश्यूज़ आते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, क्योंकि आपका वर्ड न्यूरोलॉजिकल वर्ड ही इंडिकेट कर जब कोई डिजीज़ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से एसोसिएट करती है तो वो आपके पास एक पूरा सिंड्रोम टाइप इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। वो किसी एक चीज़ को नहीं कंट्रोल कर रही होती, वो मल्टीपल पैरामीटर्स बॉडी के जो है वो अफेक्ट कर रही होती है। तो यहाँ पे आपके पास इन मेनिंजोमाइकोसिस के पेशेंट में हम इनको यूज़ करते हैं, इनवॉलेंट्री वॉइडिंग को के लिए इस ऑक्सीबिटेनेंस को यूज़ करते हैं। ओरल ऑक्सीबिटेनेंस जो है आपके पास जो है या फिर इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रग बाय कैथेटर के थ्रू जो है वो ब्लडर के अंदर ड्रग दी जाती है या आपके पास ओरली दी जाती है। वो बेसिकली उन पेशेंट्स के अंदर इम्प्रूव जो कि आपके पास बेसिकली हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स के अंदर बेसिकली क्या करती है कि ये इम्प्रूव करती है ब्लड की कैपेसिटी को और कंटिन्यूंस को इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से जो है ब्लड की कैपेसिटी इंक्रीज भी हो जाती है। साथ में आपके पास रीनल इन्फेक्शन के चांसेस, रीनल डैमेज के चांसेस और इन्फेक्शन के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। ट्रांसडर्मली हम जो है क्यों ऑक्सीबिटेनेंस को अप्लाई करते हैं, और आपके पास ओरल एक्सटेंडेड टैबलेट, ओरल एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन भी इसके लिए यूज़ की जाती हैं, जो कि आपके पास जो है ताकि मल्टीपल डेली डोजेस को कम किया जा सके, बार बार उसके यूज़ को कम किया जा सके, इसलिए जो है हम इसकी ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन यूज़ करते हैं या ओरल एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन यूज़ करते हैं। ट्रोस्पियम आपके पास नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, जो कि बेसिकली आपके पास है, बेसिकली आपके पास जो है अप्रूव एजेंट है, लेकिन आपके पास ये एफिकेसी कंपेरेबल है और इसके जो है साइड इफेक्ट कंपेरेबल है ऑक्सीबिटेनेंस के साथ, लेकिन ये आपके पास नॉन सेलेक्टिविटी की वजह से जो है वो कम यूज़ किया जाता है। डेरिफेनेसिन एंड सॉलिफेनेसिन आपके पास रिसेंटली अप्रूव एंटागोनिस्ट हैं, जो कि बेसिकली आपके पास मोर सिलेक्टिव है M3 के लिए। जैसे हमने कहा कि आपके पास M3 की सिलेक्टिविटी के ऑक्सीबिटेनेन की थी M3 की सिलेक्टिविटी, उसके बाद डेरिफेनेसिन एंड सॉलिफेनेसिन आपके पास जो है M3 का सिलेक्टिव है, और आपके पास ऑक्सीबिटेनेन से ज़्यादा और ट्रोस्पियम जो कि ऑलरेडी नॉन सेलेक्टिव है उससे ज़्यादा आपके पास सिलेक्टिविटी रखते हैं। डेरिफेनेसिन और सॉलिफेनेसिन का एडवांटेज ये भी एक और भी ये ज़्यादा है कि ये आपके पास इसको हम एक्सटेंडेड रिलीज में बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास इसकी जो डोज वंस डेली दी जाती है, वंस डेली डोज आपके पास लॉन्ग हाफ लाइफ रखती है, इसलिए हमें इसको नीड नहीं है कि हम इसको एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट या ट्रांसडर्मल यूज़ करें। टोल्टिरोडीन आपके पास और नेक्स्ट एजेंट है फिसोटिरोडीन, बेसिकली ये भी आपके पास M3 सेलेक्टिव एंटीमस्करेनिक्स हैं और बेसिकली अवेलेबल हैं, जो कि एडल्ट में यूज़ किए जाते हैं यूरिनरी इनकंटिनेंस को कंट्रोल करने के लिए। इमिप्रामीन आपके पास बेसिकली इस क्लास में कैटेगराइज नहीं होता, ये आपके पास ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, लेकिन क्यों हमने इसमें रखा है, बिकॉज कि इसके जो है स्ट्रॉन्ग एंटी मस्कुलिनिक एक्शन की वजह से हम इसको इमिप्रामीन को भी इसमें कैटेगराइज कर देते हैं। ये बेसिकली आपके पास जो है इनकन्वीनियंस और आपके पास जो है उन पेशेंट के इनकन्वीनियंस को रिड्यूस करेगा जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनलाइज एल्डरली पेशेंट होते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज एल्डरली पेशेंट्स कौन होते हैं, जो ऑलरेडी आपको पता है कि एल्डरली पेशेंट उम्र के ज़्यादा लोग जिनको ऑलरेडी एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, उनमें एंजाइटी की प्रॉब्लम को भी ये ट्रीट करता है, डिप्रेशन को भी ये ट्रीट करता है और साथ में इनकन्वीनियंस को भी कंट्रोल करता है।
अच्छा जी, प्रोपिवेरिन आपके पास बेसिकली न्यूरो एंटी मस्कुराइनिक एजेंट है, वो भी आपके पास इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम जो है इसके केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली इसे कैटेगराइज कर देते हैं। क्वाटरनरी अमाइंस बेसिकली फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं पेप्टिक डिजीज़ के लिए, जिसमें आपके पास HCl का रिलीज़ कम हो जाता है। हाइपर मोटिलिटी कंट्रोल करने के लिए, मोटिलिटी क्योंकि आपके पास पेरिसाइटिस को डिक्रीज़ करती है, इसलिए हाइपर मोटिलिटी को जो है वो रिड्यूस करेगी। तो आपके पास इनमें जो ड्रग यूज़ की जाती हैं वो बेसिकली कौन सी हैं, प्रोपेंथिलीन और आपके पास ग्लाइकोपाइरोलेट। नेक्स्ट टर्शियरी अमाइंस की तरफ आ जाए जो कि पेरिफेरल एप्लीकेशंस रखते हैं, इसमें पायरेंजिपिन जो कि पेप्टिक डिजीज़ में यूज़ होगा, क्यों ताकि उसके HCl की रिलीज को कम कर सके। डाइसाइक्लोमीन आपके पास जो है बेसिकली पेप्टिक डिजीज और हाइपरमोटिलिटी को के लिए क्योरेबल है। नेक्स्ट आपके पास जो है ट्रोपिकामाइड, और आप जो है बेसिकली आपके पास ट्रोपिकामाइड ट्रॉपिकली यूज़ किया जाता है माइड्रेटिक पर्पज़ के लिए, साइक्लोप्लेजिक पर्पज़ के लिए, फॉर इवेल्यूएशन ऑफ आई और आई टेस्टिंग में। क्वाटरनरी अमाइंस के अंदर हम आ जाएँ जो एस्थमा में यूज़ करते हैं वो टियोट्रोपियम है, क्योंकि ये आपके पास एंटी मस्कुराइनिक एजेंट है, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स हैं। दैट इज़ वाई ये आपके पास बेसिकली क्या कॉज करते हैं, ये डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई कॉज करते हैं। दैट इज़ वाई आपके एस्थमा पेशेंट में यूज़ की जाएंगे। टर्शियरी अमाइन जो कि पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ किए जाते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया बेंजोट्रोपिन। इप्राट्रोपिन और ट्रियोट्रोपिन भी आपके पास सिंथेटिक एनालॉग्स हैं एट्रोपिन के, जो कि इनहेलेशन ड्रग के तौर पे यूज़ किए जाते हैं COPD के पेशेंट में। क्रोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये भी आपके पास क्या लंग डिजीज़ है, क्रोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। इसमें भी हम जो है इप्राट्रोपिन और ट्रियोट्रोपिन यूज़ करते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट हमारे पास जो है निकोटिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। निकोटिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 2 टाइप्स के हैं, क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर आपके पास 2 मेजर एरियाज में मौजूद है, गैंग्लियॉन्स में मौजूद है और आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मौजूद है। जो आपके पास रिसेप्टर गैंग्लियॉन्स में मौजूद है वो कौन से हैं, एन मीन्स कि आपके पास निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर्स हैं, और जो आपके पास आपके पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मौजूद है वो NM है, जो कि आपके पास निकोटिनिक रिसेप्टर जो कि मस्कुलर जंक्शन में मौजूद है। फर्स्ट डिस्कस करेंगे गैंग्लियनिक ब्लॉकिंग एजेंट मीन जो कि गैंग्लिया में मौजूद निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। गैंग्लियनिक ब्लॉकिंग एजेंट आर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, मीन्स वो कॉम्पीट करेंगे आपके न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ कॉम्पीट करेंगे। न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद हैं, जो कि सेल बॉडीज इन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, सेल बॉडीज़ के अंदर, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया की सेल बॉडीज़ के अंदर आपके जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स मौजूद हैं। इनका इफेक्ट प्रेडिक्टेबल है, क्यों, क्योंकि आप ANS के इनर्वेशंस को जानते हैं जो कि आपके पास बेसिकली इफेक्टर ऑर्गन से मौजूद है, और आपके पास रिलेटिव डोमिनेंस किसकी है, निकोटिनिक रिसेप्टर किन साइड पे है, पैरासिम्पैथेटिक ANS सिस्टम में और सिम्पैथेटिक ANS सिस्टम के अंदर आपके पास बेसिकली इनकी डोमिनेंस है, इसलिए इनका इफेक्ट जो है वो आपके पास जो है वो बेसिकली क्या प्रेडिक्टेबल है। नेट इफेक्ट आपके पास गैंग्लियनिक ब्लॉकर का क्या आता है कि प्री डोमिनेंट टोन को आपके पास ये रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि आगे फर्दर आपकी इनर्वेशन पास ऑन ही नहीं होती जब हम जो है वो गैंग्लियॉन्स को ब्लॉक कर देते हैं। ड्रग इंक्लूड जो आपके पास बेसिकली गैंग्लियनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स है वो क्या, हेक्सामिथोनियम जो कि प्रोटोटिपिकल एजेंट है, मीन कि वो तमाम कैटेगरी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है जो कि क्लास के को रिप्रेजेंट कर सकती है। प्रोटोटिपिकल एजेंट है, कोई क्लिनिकल यूज़ नहीं है। मेकामाइन आपके पास मेकामाइल अमाइन जो है बेसिकली आपके पास जो है मेकामाइल अमाइन बेसिकली आपके पास क्या है, जो कि सीवियर हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। आपके पास बेसिकली सीवियर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, ताकि आपके पास फर्दर गैंग्लियनिक एक्टिविटी जो कि आपके पास क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ब्लॉक किया जा सके, फर्दर उसके जो है एग्रेवेट होने की कंडीशन को स्टॉप किया, एग्रेवेशन को स्टॉप किया जा सके और हाइपरटेंशन को स्टॉप कर सके, या फिर आपके पास फॉर कंट्रोल्ड हाइपोटेंशन, ताकि हाइपोटेंशन को फर्दर कंट्रोल किया जा सके, फर्दर डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके, और सर्जरी वगैरह में यूज़ किया जाता है, ताकि एकदम ना ही तो आपके पास ब्लड प्रेशर एकदम डिक्रीज हो जाए और ना ही एकदम बहुत हाई हो, तो हम जो है गैंग्लियॉन्स को ब्लॉक कर देते हैं। और स्मोकिंग सेसेशंस के लिए भी जो है मेकामाइलामाइन को यूज़ किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैंग्लियनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स आपके पास क्या है बेसिकली,
एट्रियोल्स में आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपके पास जो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हुए जो है ये वेज़ोडाइलेशन आपके पास कॉज करते हैं और हाइपोटेंशन कॉज करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ब्लॉकिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या करेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियल, ये क्या करते हैं, वेज़ोडाइलेशन एंड हाइपोटेंशन कॉज करेंगे। वेन्स के अंदर थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करते हुए ये डायलेशन कॉज करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का आपके पास रिटर्न और डिक्रीज़ करेंगे वीनस रिटर्न को, क्योंकि डायलेशन हो जाएगी वेन की। जब वेन की डायलेशन हो जाएगी तो रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड का भी डिक्रीज़ हो जाएगा जो कि बॉडी से आ रहा है वापस, और आपके पास वीनस रिटर्न भी डिक्रीज़ हो जाएगा। हार्ट रेट को आपके पास थ्रू पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं, आपके पास जो है वो टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, टैकीकार्डिया, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, वो ब्रैडीकार्डिया प्रोड्यूस करता है। तो आपके पास वो ब्लॉक हो जाएगा टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करेगा। आइरिस में आपके पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद गैंग्लियन ब्लॉक होंगे। पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के आपके पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे तो माइड्रेसिस प्रोड्यूस होगा। सीरियली मसल पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो क्या होगा, साइक्लोप्लेजिया प्रोड्यूस होगा। जीआई ट्रैक्ट में आपके पास पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो क्या कॉज होगा, टोन डिक्रीज हो जाएगी, मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो कॉन्स्टिपेशन कॉज करेंगे। ब्लडर के अंदर पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हुए मीन्स उनके अंदर मौजूद निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हुए आपके पास क्या कॉज करेंगे, यूरिनरी रिटेंशन कॉज करेंगे। स्लाइवरी ग्लैंड में भी आपके पास पीएनएस को के थ्रू ब्लॉक करते हुए ज़ीरोस्टोमिया कॉज करेंगे, देखिए ड्राइनेस ऑफ माउथ है। नेक्स्ट आपके पास जो है स्वेट ग्लैंड्स के अंदर आपके पास सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करते हुए मौजूद निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हुए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हुए एनहाइड्रोसिस प्रोड्यूस करेंगे। एनहाइड्रोसिस बेसिकली क्या है, आपके पास इनएबिलिटी टू स्वेट नॉर्मली, मीन्स कि वो आपके पास पेशेंट जो कि बेसिकली प्रॉपर स्वेटिंग नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास जो है प्रॉपर स्वेटिंग की वजह से, प्रॉपर स्वेटिंग ना होने की वजह से प्रेस्पायर नहीं करती बॉडी, तो आपके पास अपने बॉडी इटसेल्फ अपने आप को कूल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग होती है और हीट शॉक में पेशेंट चला जाता है, क्योंकि स्वेटिंग नहीं हो रही, स्वेटिंग प्रॉपर नहीं हो रही, स्वेटिंग ना होने की वजह से प्रॉपर बॉडी कूलिंग इफेक्ट नहीं आता। जब कूलिंग इफेक्ट नहीं आता प्रॉपर बॉडी, क्योंकि आपके स्वेटिंग के थ्रू क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र हो जाती है बॉडी से बाहर, तो आपके पास जब प्रॉपर्ली हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी तो ओवर हीटिंग हो जाएगी बॉडी की, और ओवर हीटिंग कंडीशन में आपके पास क्या होता है, बेसिकली हीट स्ट्रोक में चली जाती है बॉडी। नेक्स्ट आपके पास निकोटीन आपके पास डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द डोज, बेसिकली निकोटीन कितना लिया गया है। अगर निकोटीन आपके पास जो है वो बेसिकली डीपोलराइज कर देता है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को, जो बेसिकली इनिशियल क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि निकोटिनिक रिसेप्टर हैं तो इनिशियली क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। जब कंटिन्यूसली स्टिमुलेट होने लगते हैं तो उनमें क्या होती है, पैरालिसिस कॉज जाती है। पैरालिसिस ऑफ ऑल गैंग्लिया कॉज करेगा, एक वक्त तक के वो स्टिमुलेट करता है, उसके बाद क्या होता है, आपके पास कोई भी चीज़ की आपके एक्स्ट्रा आपके पास जो है वो डोज क्या करेगी, उससे पैरालिसिस को डिपोलराइज करती रहेगी, तो आपके पास क्या होगा कि एक वक्त आएगा कि अब जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके पास पैरालिसिस कॉज देगी, मीन्स के नर्व के अंदर एबिलिटी ख़त्म हो जाती है टू डिपोलराइज। तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट इस वजह से हम इसे कहते हैं कि डोज डिपेंडेंट इफेक्ट निकोटीन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि आपके पास निकोटीन क्या है, वो डायरेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर। निकोटिनिक रिसेप्टर पर एसिटाइलकोलिन 2 मॉलिक्यूल आके बाइंड करेंगे तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, जबकि निकोटिनिक सिंगल मॉलिक्यूल जाके एक्टिवेट कर सकता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स को। स्टिमुलेटरी इफेक्ट में आपके पास जो है वो कैसे आएंगे, आपके पास स्टिमुलेटरी इफेक्ट कैसे आते हैं, इंक्रीज करता है सिक्रेशन ऑफ एंटी आपके पास न्यूरो ट्रांसमीटर है, जिसमें आपके पास डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन जब रिलीज होते हैं तो प्लेजर और एपिटाइट सप्रेशन की आपके पास जो है वो कंडीशन अराइज होती है। सेरोटोनिन रिलीज होता है साथ में स्टिमुलेटरी इफेक्ट के अंदर, जो कि मूड मॉड्यूलेशन कॉज करता है और एपिटाइट को सप्रेस करता है। लो डोजेस के अंदर बीपी इंक्रीज होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, पेरिस्टाल्सिस बढ़ेगी, सिक्रीशंस बढ़ जाएंगी।
हाई डोजेस के अंदर आपके पास तमाम इफेक्ट जो हैं वो इसके रिवर्स हो जाएंगे, इसके पैरालिसिस कॉज हो जाएगी। फिजियोलॉजिक इफेक्ट, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स आपके पास प्रिवेंट करते हैं एएनएस रिफ्लेक्स को। मीन कि आपके पास अगर गैंग्लियन ब्लॉक होगा तो एएन से आपके पास जो एक इम्पल्स गया वो वापस किसके थ्रू आता है, इफेक्टर नर्व्स के थ्रू आता है, इफेक्टर नर्व्स के थ्रू आता है। और वो कैसे होती हुई आती है, उनमें आपके पास प्री गैंग्लियोनिक होती हैं, देन आपके पास गैंग्लियन होता है, देन पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व होती है। तो जब गैंग्लियन ब्लॉक हो जाएगा तो वो आपके पास इफेक्टेड ऑर्गन्स तक आपके सीएनएस का सिग्नल प्रॉपर्ली नहीं पहुंच सकेगा, तो एक रिफ्लेक्स जो है वो टोटली ब्लॉक हो जाएगा। प्रिवेंट एएनएस रिफ्लेक्सेस ब्लॉक हो जाएंगे, इंक्लूडिंग चेंजेस इन हार्ट रेट। आपके पास बेसिकली जो है वो हार्ट रेट की चेंजेस जो है वो ब्लॉक हो जाएंगी। इंक्रीज और डिक्रीज इन मीन ब्लड प्रेशर, बेसिकली आपके पास किसी रिफ्लक्स की वजह से बॉडी में मौजूद कोई सिस्टम एक्टिवेट हुआ जिसकी वजह से अब क्या है वो रिफ्लक्स जो है वो वापस से क्या करता है, कंट्रोल की वजह से अपना जो एक मैसेज लेके आ रहा होता है सीएनएस से, वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि गैंग्लियन ब्लॉक है तो आगे फर्दर इनोवेशन जाएंगी नहीं इफेक्टर ऑर्गन की तरफ। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास वो वैल्यू है, कहाँ पे क्वेश्चन आपके पास बेसिकली कहाँ पे वैल्यूएबल है। जैसे हम आपको ये बताएं कि हार्ट रेट एग्जाम्पल, हार्ट कोई ड्रग्स हमने ये मालूम करनी है कि वो डायरेक्टली इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है या थ्रू ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, ऑटोनॉमिक गैंग्लियंस को ब्लॉक कर देते हैं। तो ड्रग अगर डायरेक्ट इफेक्ट रखती है हार्ट रेट के ऊपर तो वो क्या है, वो डायरेक्टली रिसेप्टर पर जाके बाइंड कर जाएगी। लेकिन अगर रिफ्लेक्स इफेक्ट की वजह से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हम उसकी कंफ्यूज नहीं हो सकेंगे मीन्स कि वो ड्रग का इफेक्ट आ रहा है कि रिफ्लेक्स की वजह से इफेक्ट आ रहा है। मीन फॉर सपोज आपके पास जो है बॉडी में ड्रग क्या कर रही है कि आपके पास बेसिकली ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कर रही है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होने लगता है तो बैरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और क्या कहते हैं, ब्रेन को मैसेज देते हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत डिक्रीज़ हो गया है, अब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाए, जिसकी वजह से वैजो कंस्ट्रिक्शन कॉज होती है। आपके पास सीएनएस से क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो कंस्ट्रक्शन ऑफ नर्व्स कॉज करता है। तो जो ये रिफ्लक्स बनेगा, इस रिफ्लक्स को ब्लॉक कर देंगी ये ड्रग, क्या करेंगी, ताकि गैंग्लिया ब्लॉक हो जाएंगे तो रिफ्लक्स वापस नहीं आ पाएगा और जो ड्रग का डायरेक्ट इफेक्ट है हार्ट के ऊपर कि वो बेसिकली डिक्रीज़ कर रही है हार्ट रेट को, हमें पता चल सकेगा। एग्जाम्पल, हेक्सामेथोनियम आपके पास बेसिकली ब्लॉक कर देता है रिफ्लक्स ब्रेडिकार्डिया, क्या कर रिफ्लक्स ब्रेडिकार्डिया जो कि किस वजह से अकर हुआ है, फिनाइलएपिनेफ्रिन की वजह से। फिनाइलएपिनेफ्रिन बेसिकली खुद जो है अल्फा एड्रेनोरेसेप्टर एगोनिस्ट है, अल्फा एड्रेनोरेसेप्टर एगोनिस्ट है जो कि वैजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या कॉज आपके पास क्या कॉज करती है, वैजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करती है। तो वैजो कंस्ट्रिक्शन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि रिफ्लक्स अफेक्ट क्या आता है इसका, कि जब ब्लड प्रेशर वैजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से बढ़ने लगता है तो बॉडी जो है वो क्या ब्रेन को मैसेज देती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वैजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से, तो रिफ्लक्स आता है कि आपके पास ब्रेडिकार्डिया कॉज कर दिया जाए। तो इस रिफ्लक्स को ब्लॉक कौन करता है, हेक्सामेथोनियम ब्लॉक कर देती है। आपके पास तो ब्रेडिकार्डिया कॉज नहीं होता तो डायरेक्ट लेकिन वो ड्रग्स जो कि डायरेक्टली एक्टिवेट करती हैं मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को हार्ट पे मौजूद, वो ड्रग्स आपके पास जो हैं वो बेसिकली इसके थ्रू अफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगी, मीन के वो इसके थ्रू एनालाइज नहीं करेंगे, तो वो आपके पास जो है बेसिकली एसिटाइल को मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस कर देंगे। अच्छा जी, लेकिन आपके पास क्योंकि सेंसिटिविटी लैक करते हैं ये आपके पास तमाम गैंग्लियोनिक रिसेप्टर्स सेंसिटिविटी लैकिंग क्या है, अगर आपके पास हम किसी एक निकोटिनिक रिसेप्टर को टारगेट करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक फॉर सपोज हार्ट को, इस एक्टिविटी लैक होने की लैकिंग की वजह से जो है तमाम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के जितने भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स गैंग्लिया में मौजूद हो तमाम के तमाम ब्लॉक हो जाएंगे।